राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने पररूप संधि का प्रकरण पूरा किया और उसके पश्चात दीर्घ संधि का भी प्रकरण हम लोगों ने देख लिया। दीर्घ संधि करने वाला एक ही सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घः, और यह बड़ा प्रचलित है और बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है समझने में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मेरा केवल एक मकसद है कि आप लोगों का अध्ययन अच्छा हो। अगर आप लोगों का अध्ययन अच्छा हो रहा है तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों का अगला जो सूत्र है एंगः पदान्ता दति। हम लोगों का अगला जो सूत्र है कौन सा है? एंगः पदान्ता दति। ये कहां का है? 109 9 है या 10 है? 109 है। ठीक है, एंगः पदान्ता दति खंड करेंगे तो एंगः और ये पदान्तात, ये दोनों पद आ जाएंगे। ठीक है, पदान्तात और अंतिम में आ जाएगा अति। द में से अ बाहर कर देंगे तो बन जाएगा एंगः पदान्तात और अति। अर्थात यह जो एंगः है यह भी पंचम यंत है। क्यों? पदान्तात है इसलिए। एंगः पंचम यंत में भी बनेगा और षष्ठ्यंत में भी बनेगा, माना पंचमी और षष्ठी दोनों में एंगः रूप ही बनेगा। अब यह पंचमी का है कि षष्ठी, इससे पता चल जाएगा। पदान्तात, पदांत में क्या होना चाहिए? एंग। पदांत में क्या होना चाहिए? एंग। अर्थ निकाल लीजिए, पदांत में क्या होना चाहिए? एंग। एंग अर्थात एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप लोग देख लीजिए, ए और ओ। माने ये हो गया कि जो पहले शब्द हो उसके अंत में एंग होना चाहिए। ठीक है, पूर्व में कोई एंगंत पद हो। ठीक है, पद होना चाहिए। और बाद में क्या होना चाहिए? तो अति। अति माने ह्रस्व आकार। अत का सप्तमी रूप बनेगा क्या? अति। ठीक है ना, अत को सप्तमी नी में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? अति बन जाएगा। और तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्व से आप लोग जानते हैं, तो अति, अति के ठीक पूर्व में क्या होना चाहिए? त लगा है तो तपरस तत्काल से आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है अच्छी तरीके से। तो त ग्रहण करने का तात्पर्य यही हो गया कि जो आकार है ये जैसा लिखा है ऐसा ही होना चाहिए। दीर्घ भी होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये इसकी शर्त है कि पूर्व में क्या होना चाहिए? एंगः पदान्तात, एंगंत पदांत से परे। एंगंत पदांत से परे माने उसके अंत में एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, एक ए है और दूसरा ओ है। ठीक है, यही दो अच आते हैं, ए और ओ। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, ए ओंग। और बाद में क्या होना चाहिए? तो अत अर्थात ह्रस्व आकार होना चाहिए। तो क्या होगा? तो पूर्व और पर माने ए अथवा ओ के पश्चात अगर ह्रस्व आकार आता है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पररूप, क्षमता, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। क्या होगा? पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। एका पूर्व परयो से एकादेश की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो पूर्व में क्या होना चाहिए? एंगः पदान्तात, अर्थात एंग पदांत से परे। एंग पदांत से परे माने एंग कैसा होना चाहिए? तो पदांत होना चाहिए, पद के अंत में आना चाहिए। क्या? एंग माने ए अथवा ओ। और उसके बाद क्या होना चाहिए? तो अत माने ह्रस्व आकार। अति यहां सप्तम्यंत रूप है और अति का जब प्रथमांत ले आएंगे अत बचेगा। तो अत माने तकार का ग्रहण सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि तपरस तत्काल की सहायता से जो लिखा है तत्काल का ही बोध कराया जाए। त परो यस्मात्, त से परे जो है अथवा त है जिसके परे, वो समकालस्यैव, उसी काल का बोध कराते हैं जिस काल में वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये ह्रस्व काल में लिखा गया है इसलिए ह्रस्व का ही बोध कराएगा, दीर्घ और प्लुत का बोध नहीं कराएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि एंगः पदान्तादत क्या कहता है।
कि पदांतात अर्थात पदांत होना चाहिए एंगंत और उसके पश्चात होना चाहिए अति माने अत। अत का तात्पर्य है ह्रस्वकार। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप माने पहले जो है ये वाला आदेश हो जाएगा। अगर ए है तो ए आदेश हो जाएगा और यदि ओ है तो ओ आदेश हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने पर रूप पढ़ा था तो पर वाला आदेश हो जाता था, अब पूर्व में पढ़े हैं तो पूर्व वाला आदेश हो जा रहा है। अब देखिए आप लोगों को यहां पर ऐसा भी लग रहा होगा कि यहां तो एचो यवा यावह सूत्र भी लग सकता है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है एच को क्रम से आय आव आदेश होते हैं। ठीक है, तो यहां भी एच है, नहीं चारों है तो दो है, ए और ओ है, और पश्चात में क्या होना चाहिए? तो ये कहता है अची, इसके पश्चात में क्या होना चाहिए? इक्वल से अची की अनुवृत्ति आती है तो इसके पश्चात में अच होना चाहिए। तो अभी अच में आता है, अभी अच में आता है, इसका मतलब एचो यवा यावह का यह अपवाद सूत्र हो गया। माने एचो यवा यावह ए ओ ऐ औ चारों के स्थान पर क्रम से अय अव आय आव आदेश करता है, लेकिन अच में से कुछ भी परे हो, कोई भी अच पर में हो, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ चाहे जो पर में हो कर देगा। तो इसी एचो यवा यावह का अपवाद हो गया एंगह पदांतादत। ये कहता है कि ठीक है आप इतने शब्दों का करते हैं, लेकिन मैं आपसे केवल दो शब्द पूर्व में मांग रहा हूं और पश्चात में केवल ह्रस्वकार होगा तभी हम करेंगे, नहीं तो फिर आप कर लेना। ठीक है, नहीं तो फिर एचो यवा यावह से अय औ आय आव आदेश हो जाएगा। यह क्या हो गया? एचो यवा यावह का अपवाद हो गया। कौन? एंगह पदांतादत। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। यद्यपि यहां पर आप लोगों को एचो यवा यावह भी दिखेगा कि भाई अगर ए है और बाद में अ है तो यहां पर अ आदेश हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह अपवाद सूत्र होने के कारण एचो यवा यावह को थोड़ी देर स्टॉप कर देगा कि भाई आप रुके रहो, इतनी दूर का स्थान हमको दे दो। तो इतनी दूर अपवाद होने के कारण एंगा पदांतादति पूर्व रूप एक आदेश कर देगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए प्रयोग के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। सूत्र है हमारा एंगह पदांतादति। पूर्व में क्या होना चाहिए? तो पदांतात अर्थात पदांत एंग होना चाहिए और पश्चात में ह्रस्वकार होना चाहिए। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश कर देगा। देखिए प्रयोग है हमारा हरे अग्रे अव। ये अव जो है अवरक्षण धातु है, उसी का रूप है मध्यम पुरुष एक वचन का लोट लकार में। अवतु अवतात अवताम अवंतु, अव अवतात अवतम अवत, ऐसे इसके रूप चलेंगे। तो अव मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, अर्थात हे हरे, हरे ये संबोधन का रूप है, आप लोग जानते होंगे। तो हे हरे अव माने हमारी रक्षा करो, तुम हमारी क्या करो? रक्षा करो। हे हरे अव। तो हरे अग्रे अव ये हमारा क्या हो गया? संधि विग्रह हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब यहां पर सूत्र देखिए सीधे सीधे, हर ए अव का अ बाहर कर दीजिए व। अब यहां पर आपको एचो यवा यावह से अय की भी प्राप्ति दिखलाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एचो यवा यावह कहता है कि एच को, एच माने ए ओ ऐ औ, इन चारों में से अगर कोई भी है तो उसके स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं अच पर में हो तो अच यहां पर में क्या है? अ, एच में क्या है? ए। तो इस ए के स्थान पर अय प्राप्त है, यहां अय हो जाना चाहिए। लेकिन हमने बताया कि एंगा पदांतादति ये एचो यवा यावह का अपवाद है, इसलिए ये उसको रोक देगा, बोलेगा भाई तुम थोड़ा रुको। अगर ऐसी शर्त है कि पदांत एंग है, अब ये हरे क्या है? पदांत है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने संबोधन से सु ले आए हैं और सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हमने कर दी है। क्योंकि सुप है तो सुबंत होने के कारण इसकी पद संज्ञा हो चुकी है। तो यह पदांत एंग है। कैसा एंग है? पदांत एंग है और इसके पश्चात में ह्रस्वकार मिल गया है हमको। अगर यही दीर्घ आकार होता, आकार लिखा होता, तो यह सूत्र एंगा पदांतादति यहां कार्य न करता, केवल ह्रस्व का ही यह कार्य करेगा। ये तपर को ग्रहण करके
बता दिया गया है, पाणिनि जी ने निर्देश कर दिया गया है। तकार को ग्रहण करने का केवल इतना ही मतलब है, जो अति में त ग्रहण किया गया है उसका केवल इतना मतलब है कि ह्रस्व आकार को ही लिया जाएगा, यहां दीर्घ और प्लुत को नहीं लिया जाएगा। तो इसने एचो यवा यावह को रोक दिया, तो यहां पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व में है ए, हर यहां लिख देंगे, ए हो गया, आगे व मिला देंगे, बन गया हरेव। ठीक, इस तरीके से हमारा एक रूप सिद्ध हो गया। अब आप लोगों को जो ग्रंथ में दिख रहा होगा वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। हरेव ऐसा दिख रहा होगा। देखिए शुद्ध ये भी है, शुद्ध ये भी है। अगर हम लोग पूर्व रूप बना करके सिद्ध कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सिद्ध है, ये सही है। अब बाद में क्या हो गया कि कुछ लोगों को पहचानने में समस्या होने लगी कि पता नहीं यहाँ आ है या यहाँ पर यण है। ठीक है, हरे हर इव भी हो सकता है, मिला देंगे हरेव बन जाएगा। ठीक है, ऐसी परेशानी बढ़ जाने के कारण बीच में ये खंडाकार लगाने लगे, इसी को कहते हैं अवग्रह। क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं? अवग्रह कहते हैं। इससे ये पता चलेगा कि यहां पर पूर्व रूप संधि हुई है और यहां बीच में अवपद है, यहां अ है। ये बात अवग्रह के माध्यम से हम लोगों को पता चल जाएगी। चलिए पुनः इसको सिद्ध करते हैं। तो हरे अग्रे अव है, यहां पर हम लोगों ने देखा कि ए भी हमको मिल गया, अ भी मिल गया। ठीक है, एंग पदांताद कहता है कि पदांतात एंग, पदांत जो एंग है उसके पश्चात अगर अति माने अत माने ह्रस्व आकार है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। पूर्व में हमारा ए है तो अ आकर के ए में मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा, तो यहां पर ए बचेगा, हर ए व मिला देंगे हरेव, अवग्रह लगा देंगे, तो इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। पढ़ा जाएगा हरेव। कुछ लोग इसको तोड़ करके पढ़ते हैं हरे अव, गलत है। हरेव संधि विच्छेद करके ही पढ़ना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा वृत्ति देख लीजिए। वृत्ति में भी देखिए लिखा है कि पदांताद एंगोति परे पूर्व रूप मेकादेशः सात। पदांतात एंगः, पदांत एंग माने पद के अंत में होना चाहिए एंग। पद है हमारा हरे, हरे के अंत में है ए, ये हो गया पदांत एंग। इससे अति परे माने अत पर में हो, तो अत यहां हमारा अ है पर में। ठीक है, तो पदांताद एंगोति परे, पदांत एंग से परे अति हो, क्या हो? अति परे, अति पर में रहते पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो ये बात हमारी क्या हो गई? सिद्ध हो गई। दूसरा है हमारा प्रयोग विष्णु। देखो दो बातें हैं यहाँ पर, एक ए है और दूसरा ओ है, दो वर्ण हैं। तो ए का हमने देख लिया हरेव, अब ओ का भी आप लोग उदाहरण देख लीजिए। तो कहते हैं विष्णु, तो विष्णु है, अग्रे अव है, कुछ नहीं करना है, सेम स्थिति है। विष्णु को निकाल के बाहर कर दीजिए, यहां ओ कर दीजिए, अव का अ ले लीजिए, वकार को यहां रख लीजिए। अब इन्हीं दोनों के स्थान पर आप लोगों को पूर्व रूप कर देना है। यहां भी एचो यवा यावह से अव प्राप्त है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, लेकिन एंगा पदांतादति चूंकि अपवाद सूत्र है इसलिए यहां पर पूर्व रूप कर देगा। तो पूर्व में है हमारा ओ, तो ओ और अ दोनों के स्थान पर बचेगा ओ, यहां पर है विष्णु, विष्णु ओ व मिला देंगे विष्णु, क्या बन गया? विष्णु। अवग्रह लगा देंगे तो अवग्रह लगा करके रूप बन जाएगा विष्णु, यहां बीच में अवग्रह आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का ये दोनों रूप सिद्ध हो गया, हरेव और विष्णु। कोई समस्या नहीं है, कोई झंझट नहीं है। सूत्र के हिसाब से आप अर्थ समझिए। ये पदांतात एंगः, पदांत एंग होना चाहिए। पद है हमारा विष्णु, विष्णु का अंतिम वर्ण है ओ, तो देखिए पदांत में एंग मिल गया। क्यों? क्योंकि एंग दो वर्णों की होता है, एक ए है दूसरा ओ है। एंग माने एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आएंगे, ए और ओ, तो यहाँ पदांत में हमारा ओ एंग मिल गया। बाद में अति होना चाहिए, सप्तमी है तो आपको पता ही है कि बाद में ही होगा, तो पदांत में हमको अ मिल गया। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप माने पहले वाला आदेश हो जाएगा। तो
तो ओ और अ के स्थान पर पहले है ओ, तो ओ हमने आदेश कर दिया। विष्णु है, ओ है, वह है, यहाँ लकार जो है वो हलंत है, मिला देंगे विष्णु बन गया, अवग्रह लगा देंगे तो विष्णु बन गया। अब माने वही रक्षार्थ के लिए है कि तुम हमारी क्या करो, रक्षा करो, हे विष्णु आप हमारी रक्षा करें। ठीक है, तो हरेव और विष्णु एंगा पदांतादत की सहायता से हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं और आगे, एक सूत्र और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक क्लिष्ट है तो उसे हम अगले वीडियो में समझाएंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि अनेकांशित सर्वस्य और नीच ये थोड़ा समझने वाली पॉइंट है। आगे एक सूत्र आ रहा है, सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो, ये है 6-1-122 का। कहां का है? 6-1-122 का। हाँ ठीक है, 122 का ही है। ये कहते हैं सर्वत्र विभाषा गो, इसमें अनुवृत्ति आ जाएगी एंगा पदांतादत की। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब ये है, सर्वत्र माने सभी जगह। तो हमारे व्याकरण शास्त्र जो दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक लौकिक और एक वैदिक, माने लोक और वेद दोनों में, सर्वत्र माने दोनों में, दो ही जगह है, एक लोक में प्रसिद्धि है व्याकरण की और एक वैदिक है। एक लौकिक प्रक्रिया होती है और एक वैदिक प्रक्रिया होती है। तो अगर सर्वत्र पद आपको कहीं दिखलाई पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि लोके वेदे च, लोक और वेद दोनों जगह के लिए ये बातें कही जा रही है। तो सर्वत्र पद का अर्थ क्या हो गया? लोके वेदे च। आवृत्ति में भी देखेंगे तो यही मिलेगा आपको। विभाषा का मतलब होता है विकल्पेन, विकल्प आप लोग जानते ही हैं, और गो ये पद है। ठीक है, अब देखिए सर्वत्र माने लोक और वेद दोनों जगहों पर गो जो शब्द है, इस गो शब्द के पश्चात, गो व शब्द के पश्चात, अब गो शब्द कैसा है? तो पदांतात एंग, पदांत में एंग, तो एंग नहीं, गो का ओ ले लीजिए, एंग को हटा दीजिए, क्योंकि यहां गो शब्द मात्र के लिए ही कहा जा रहा है। तो पदांतात जो गो शब्द है, पदांत में जो गो शब्द है, अर्थात गो में ओ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे चित्रगुह, चित्र गोग्रम बनाते समय चित्रगुह है, तो वहां भी गो शब्द है, लेकिन षष्ठी में गो जब बन जाता है, पंचमी षष्ठी क्षमता, जब वहां गो बनता है चित्रगुह, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होता है, इसलिए गो शब्द के अंत में ओ होना चाहिए। ठीक है ना, और कोई रूप है अगर और किसी विभक्ति का तो वहां यह कार्य नहीं करेगा। तो गो शब्द के अंत में, ये षष्ठी का रूप है, गो शब्द के अंत में ओ होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर से देखिए, सर्वत्र माने लोक और वेद में सभी जगह, गो शब्द में पदांत जो ओ है, उसके पश्चात अति माने ह्रस्व आकार है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव हो जाता है, माने जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। अच्छा, यहां पूर्व पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एका पूर्व पर यो जो है वो 111 का है, मतलब 6-1-84 का है, और 111 तक उसका अधिकार खत्म, समाप्त हो गया उसका अधिकार। और ये कहां का है? 122 का है, तो यहाँ एका पूर्व प्रयोग आएगा ही नहीं। पुनः देखिए, सर्वत्र माने सभी जगह, अर्थात लोक और वेद में सभी जगह, विकल्प से गो शब्द के, गो शब्द होना चाहिए, ये पक्का ध्यान में रखिए, यही कंफ्यूज होते हैं। गो में ओ होना चाहिए, गो माने ये पूरा गो होना चाहिए, इसमें कोई कटिंग नहीं। ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। गो शब्द जैसे यहां लिखा है सूत्र में, सूत्रकार ने जैसा यहां आदेश किया है, जैसा इन्होंने लिख दिया है, जैसा पाठ किया है, वैसे ही होना चाहिए। सर्वत्र माने लोक और वेद में सभी जगह, विभाषा माने विकल्प से जो गो शब्द है, इस गो शब्द के पश्चात अगर अति माने ह्रस्वाकार आता है तो क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, माने जैसे है वैसे ही रहेगा। कैसे? तो विभाषा माने विकल्प से, माने एक बार तो एंगा पदांतादत से पूर्वरूप आदेश हो जाएगा और एक बार प्रकृति भाव हो जाएगा, सर्वत्र विभाषा गो, इस सूत्र की सहायता से। ठीक है,
वृत्ति भी एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें लिखे हैं लोके वेदे च एंगंतस्य, लोक और वेद में एंगंत जो गो एंगंत जो गो, एंगंत होना चाहिए, पदांत होना चाहिए, लेकिन गो शब्द होना चाहिए। ए और ओ दोनों चलेगा, लेकिन गो शब्द होना चाहिए। एंगंत इन्होंने निर्देश कर दिया है, तो इसका मतलब ए और ओ दोनों गो में चलेंगे। ठीक है, गे हो गो हो दोनों चलेगा। पुनः देखिए, कहते हैं लोके वेदे च एंगंतस्य, लोक और वेद में सभी जगह एंगंतस्य माने एंगंत जो गो, एंगंतस्य षष्ठी है और गो भी षष्ठी है। इनसे परे अगर अति, गो रति है ना, तो गो में रू को विसर्ग, र को विसर्ग कर दीजिए और अति को बाहर निकाल दीजिए। तो गो से परे अति, उसको वह माने विकल्पे न प्रकृति भाव, प्रकृति भाव होता है पदांते माने पदांत होना चाहिए। पदांत रहने पर, तो माने गो अगर पदांत है और इसके पश्चात कोई अवर्ण है, तो इन दोनों के स्थान पर ग में अ है, क्षम्यतां ओ है, और पश्चात आ है, इन दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव हो जाएगा, माने इनको ऐसे का ऐसा ही लिख दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, जैसे है जैसे का तैसा यहाँ पर उतार दिया जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकृति भाव संधि। ठीक है, पुनः देखिए, सर्वत्र माने लोक और वेद सभी जगह पर, विभाषा माने विकल्प से, विकल्प कहने का मतलब एक बार तो ये कर देगा प्रकृति भाव, और जब नहीं करेगा तो एंगा पदांतादत से पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। तो सर्वत्र माने लोक और वेद में विकल्प से एंगंत जो पदांत गो शब्द, एंगंत पदांत गो शब्द, पदांत गो शब्द कैसा होना चाहिए? एंगंत होना चाहिए, ए और ओ अंत में होना चाहिए, और उसके पश्चात अति, एंगा पदांतादत की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो अति बाद में होना चाहिए, माने जो ह्रस्व अ है वह पश्चात में होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग इन्होंने दिया है गो अग्रम, यही दिया है ना, गो अग्रम। कहीं भी अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लिया करें, ठीक है ना। गो है, गो के पश्चात अग्रम है, ठीक है, ये हमारा क्या है? स्वरूप है। अब सर्वत्र माने चाहे लोक में हो चाहे वेद में हो, ये शब्द वैदिक भी हो सकता है और लौकिक भी हो सकता है। विकल्प से करना है हमको, गो शब्द होना चाहिए, पदांत एंग होना चाहिए। तो ये गो शब्द है, और पद के अंत में, पदांत में यहां पर देखिए ओ है, तो ये एंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाद में क्या होना चाहिए? अति माने ह्रस्व आकार होना चाहिए। तो अग्रम का जो अ है ये ह्रस्व आकार है, और ग्रम को निकाल के बाहर रख दीजिए। अब इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? तो कहते हैं जैसे का तैसा ही छोड़ दिया जाएगा, इसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो दोनों के स्थान पर नहीं, क्योंकि एका पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति यहां नहीं आती है, तो मतलब यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो प्रकृति भाव हो जाएगी, माने जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा, गो अग्रम, ठीक है। ये क्या करता है? विकल्प से करता है। तो जब सर्वत्र विभाषा गो कार्य करेगा तो प्रकृति भाव होकर के गो अग्रम बन जाएगा, और जब एंगा पदांतादत करेगा तो पूर्व रूप आदेश हो जाएगा, और ओ और अ के स्थान पर जब ओ आदेश हो जाएगा तो यहां ग है, ओ है, क्षमता ग्रम है, ग्रम है, मिला देंगे बन गया गोग्रम। अवग्रह लगा देंगे तो बन जाएगा गोग्रम। स्पष्टतया आप लोगों को दिखलाई पड़ रहा होगा, इसलिए हम अक्षर को भी थोड़ा विशाल लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, ताकि आप लोगों को देखने में समस्या न हो। तो ये सर्वत्र विभाषा गो और एंगा पदांतादित दोनों रूप, दोनों जो सूत्र हैं, इनका हम लोगों ने अर्थ और इनके प्रयोगों को भी देख लिया। अब थोड़ा सा और बाकी है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। दो शंकाएं उठा रहे हैं ये सर्वत्र विभाषा गो सूत्र के अंतर्गत। पहली इनकी शंका है कि आपने जो पदांत कहा है, क्षमता एंगंत कहा है, तो वह एंगंतस्य किम, आपने अंत में एंगंत को क्यों लगाया है, ठीक है। तो देखिए, एक होता है चित्रगु,
अग्रे अग्रम, ऐसा आपका क्या है, संधि विच्छेद है। ठीक है, चित्रगु अग्रे अग्रम। अब यहां पर भी देखिए गो शब्द है, चित्रगु, चितकबरी गाय है जिसके पास, उसको कहते हैं चित्रगु। ठीक है, तो यहां पर भी गो शब्द है, लेकिन यहां पर एंगंत नहीं है। एंगंत माने अंत में ए अथवा ओ होना चाहिए, ए अथवा ओ होना चाहिए। चित्र गावो यस्य सह चित्रगु, ऐसा भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, अथवा चित्रा गावो असौ, ऐसा भी आप संधि विच्छेद कर समास विग्रह कर सकते हैं। तो यहां पर अंत में उ है, न कि ए अथवा ओ है। अगर हम यहाँ एंगंत न कहते, अगर एंगंत न कहते तो यहां पर भी प्रकृति भाव हो जाता, और प्रकृति भाव होकर के चित्रगु अग्रम बन जाता, जो कि अनिष्ट रूप है। तो यहां इसीलिए एंगंत पद का प्रयोग किया गया है। जब यहां पर एंगंत लिख दिए तो चूंकि यहां पर गो शब्द है, लेकिन वह गो शब्द एंग नहीं है, ए अथवा ओ से युक्त नहीं है, तो यहां पर फिर ई को यण से यण हो जाएगा, उ को हो जाएगा वह, और बन जाएगा चित्र वग्रम। कैसे बनेगा, उ को वह हो जाएगा, ग हलंत हो जाएगा, ये वह हलंत हो जाएगा, आ है, ये तीनों मिल जाएंगे, चित्रग्वग्रम बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसीलिए सूत्र में एंग कहना आवश्यक पड़ गया था। और दूसरा कहते हैं कि पदांते किम, आपने पदांत क्यों कहा। देखिए पदांत क्यों कहा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, गो शब्द है, गो शब्द से पंचमी या षष्ठी में कहीं भी ले आइए, ngस या ngसी, चलिए ngसी ले आए, ngसी ले आए तो यहां नकार की इत संज्ञा हो गई किससे, लशक व तद्धिते से। इकार की इत संज्ञा हो गई किससे, उपदेश जन्नासिक इत से। तो यहां हमारा बच गया अस। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप सटलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं उनको तो अभी समझ में नहीं आएगा। ये हमारा हो गया गो अग्रे अस, ये ngसी में नकार की संज्ञा लशक तद्धिते, सटलिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ई जो सकार में ई है उसकी संज्ञा हमने किससे कर दी, सुपो धातु क्षमता। तो नकार और इकार दोनों के हम लोगों ने क्या कर दी, इत संज्ञा, और तस्य लोपा से उसका क्या कर दिए, लोप कर दिए। नकार की लशक तद्धिते से, इकार की उपदेश जन्नासिक इत से लोप संज्ञा करके, और तस्य लोपा से दोनों का लोप कर दिए। यहां हमारा बच गया अस, गो के बाद क्या है, अस है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सर्वत्र विभाषा गो जो कहता है कि गो शब्द होना चाहिए, एंगंत होना चाहिए, और पश्चात ह्रस्व आकार होना चाहिए, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव हो जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो पदांत कहा है यह पदांत नहीं है। बाकी सब कुछ तो है लेकिन पदांत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पूरे गो अस की पद संज्ञा होती है सुप्तिंगंतम पदम से। चूंकि इसमें न तो सुप है न तो तिप है, सुप तिप दोनों के अभाव में इसकी पद संज्ञा ही नहीं होगी, और जब पद संज्ञा ही नहीं होगी तो यह कहता है पदांते, माने पदांत में गो शब्द गो होना चाहिए, पदांत में गो होना चाहिए। और यहां पर गो में जो ओ है वो पदांत नहीं, माने गो ही पदांत नहीं है, क्योंकि पदांत तो पूरा गो अस होगा। ठीक है, और यहां पर यहां आप आगे शर्लिंग में पढ़ेंगे तो गो बन जाता है। ठीक है ना, आप जब शर्लिंग देखेंगे ना तो वहां आप लोगों को ये बातें सब समझ में आ जाएंगी। गसी नशोश्च एक सूत्र है, उससे पूर्व रूप होकर के ये गोह शब्द की निर्मिति हो जाती है। तो कहते हैं पदांते, पदांते किम माने पदांत क्यों कहा गया है। तो अगर पदांत न कहते तो यहाँ भी सर्वत्र विभाषा गोह से प्रकृति भाव हो जाता, और अगर एंगंत न कहते तो चित्रगोग्रम जो पहले हमने बनाया था वहां पर भी प्रकृति भाव होकर चित्रगु अग्रम बनने लगता। इन दोनों रूपों को कहीं अनिष्ट रूप न बन जाए, इसलिए इन्होंने दो बातें कही, एक तो पदांत कहा और दूसरा एंगंत कहा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये दोनों सूत्र सर्वत्र विभाषा गो और एंगा पदांतादत्ति आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे के सूत्रों को थोड़ा सा उसमें क्लिष्टता है,
तो उसको हम लोग कल एक वीडियो में अलग से देखेंगे और 3-4 सूत्र एक साथ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो फिर वो बात कटने के बाद फिर समझ में नहीं आती है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में अगले सूत्रों पर विचार किया जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर कहीं कोई समस्या है, कोई बात नहीं समझ में आती है या कोई परेशानी है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी जो कक्षाएं चल रही है, जैसे सुबह व्याकरण, सिद्धांत, कौमुदी इत्यादि की कक्षाएं, उसे भी आप लोग जरूर अटेंड किया करें। आज की कक्षा में फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ। राधे राधे।